स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक गोल आकृति होती है हमारी, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। वृत्त क्या होता है? वृत्त होता है एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ, यानी कि एक बिंदु है जो इस बिंदु पथ पर चल रहा है, यानी कि ये उसका रास्ता है। ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो एक समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक नियत बिंदु से दूरी, नियत बिंदु कौन सा होगा? हमारा केंद्र। नियत बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, यानी कि इस केंद्र से इस बिंदु की जो ये अपने पथ पर गमन कर रहा है, इसकी जो दूरी है वो हर समय केंद्र से समान रहती है। नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और समान दूरी जो हमारी है, यानी कि हर बार ये दूरी हमारी समान है, ओ क्यू, ओ आर, ओ पी, तो ये जो समान दूरी है ये क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त क्या है? एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो एक समतल में इस प्रकार गति करता है, जो इसकी एक नियत बिंदु से दूरी जो है हमेशा एक जैसी रहती है, समान रहती है। यहाँ पर ओ वृत्त का केंद्र है और ओ क्यू, ओ पी और आर जो है वो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जीवा की। जीवा क्या होती है? जीवा देखिए, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। यानी कि कोई भी दो बिंदु हैं वृत्त के ऊपर, वो वृत्त के ऊपर होने चाहिए, उनको हम अगर मिला दें तो वो हमारी जीवा बन जाती है। जैसे ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इन दोनों को मिला दिया तो ए भी एक जीवा है। बी और सी ये भी दोनों इसके ऊपर है तो बी सी भी एक जीवा हो गई। अब सी भी वृत्त के ऊपर है, ए भी वृत्त के ऊपर है, तो अगर मैं देखूं ए और सी को मिला दूं तो ए सी भी क्या होगी? हमारी जीवा हो जाएगी। ऐसे ही पी और क्यू मैंने लिए हैं, ये भी वृत्त पर बिंदु हैं, तो पी क्यू भी इसकी जीवा है। तो ये सारी जीवाएं हैं इसकी, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। लेकिन एम एन जो है, एम एन क्या है? देखिए, ये इसके केंद्र से होकर जा रहा है। जब ये केंद्र से होकर जाता है तो ये इसका व्यास कहलाता है। तो एम और एन जो दो बिंदु हैं वो इसके केंद्र से होकर जाते हैं, इसलिए एम एन हमारा व्यास है। और व्यास हमेशा सबसे बड़ी जीवा होती है, इससे बड़ी जीवा वृत्त में नहीं होती। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि व्यास जो है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एम एन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, क्योंकि एम एन वृत्त का व्यास है और एम एन जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा है। इसके बाद हम बात करेंगे छेदक रेखा की। छेदक रेखा क्या होता है? ऐसी रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। छेदक करना, छेदक रेखा यानी कि जो इसमें छेद कर रही है, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, जो इसमें छेद करती हुई जाती है। तो ऐसी रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। यहाँ पर मैंने पी क्यू लिया है, तो पी क्यू जो है वो वृत्त की छेदक रेखा है, लेकिन जो ए बी है वो वृत्त की जीवा है। तो ए बी को हम वृत्त की जीवा कहेंगे, लेकिन पी क्यू को हम क्या कहेंगे? वृत्त की छेदक रेखा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रही हूँ कि जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है। इसका एक मेन पॉइंट ही है कि जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है। जीवा क्या होती है? रेखाखंड के दोनों अंत्य बिंदु हमेशा वृत्त पर स्थित होते हैं, यानी कि जीवा के जो दोनों बिंदु होंगे वो कहाँ पर होंगे? हमेशा वृत्त के ऊपर होंगे, ना तो वो वृत्त के अंदर होंगे, ना ही वो वृत्त के बाहर होंगे। और छेदक रेखा में रेखाखंड के अंत्य बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होते हैं, यानी कि ये जैसे पी और क्यू हैं, ये इसके ऊपर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, कहाँ पर हैं? इसके बाहर हैं। तो रेखाखंड के जो अंत्य बिंदु हैं, यानी कि दोनों अंत वाले जो बिंदु हैं वो वृत्त के बाहर होते हैं और जीवा में वो वृत्त के ऊपर स्थित होते हैं। उसके बाद आती है बारी व्यास की। व्यास क्या है? व्यास मैंने आपको बताया, वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। कि ए और बी जो है
ये भी वृत्त के ऊपर कोई दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को हम जब मिलाते हैं, अगर ये केंद्र से होकर जाते हैं तो वो हमारा व्यास कहलाता है। अब ओ भी क्या है, ये भी त्रिज्या है, ओ ए क्या है, ये भी त्रिज्या है। तो जो व्यास है वो क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, यानी कि उसका 2 गुना होता है। तो व्यास क्या हो गया हमारा, 2 गुना त्रिज्या। और ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि व्यास जो होती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इससे बड़ी जीवा वृत्त में नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चाप। चाप क्या होती है, ये हमारा वृत्त है, वृत्त की परिधि के किसी सतत भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। यानी कि हमने मान लो ये भाग एक यहाँ से ले लिया, ओ ए पी बी, ये यहाँ से अगर निकालते हैं, ये वाला जो भाग है ये इसका वृत्त का ही भाग है, तो ये जो वृत्त का भाग है इसको हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। यानी कि वृत्त की परिधि के किसी सतत भाग को, यानी कि हमने इतना पार्ट ले लिया, ये क्या है, इसकी एक चाप है। लेकिन ये क्या है, जो भाग हमारा छोटा होगा उसको हम कहेंगे लघु चाप, और जो भाग हमारा बड़ा होगा, ये वाला पार्ट हमारा बड़ा है, ये वाला पार्ट हमारा छोटा है, तो छोटे भाग को हम कहेंगे लघु चाप और बड़े भाग को हम कहेंगे दीर्घ चाप। जैसे यहाँ पर ए पी बी वृत्त का एक चाप है, ए पी बी, जिसे हम कैसे दिखाएंगे, ए पी बी के ऊपर ऐसे चाप जैसे ही निशान डालेंगे, ऐसे गोल, तो ए पी बी से हम इसको व्यक्त करते हैं। और शेष भाग को हम क्या करेंगे, ए क्यू बी, यहाँ पर हमारा ए पी बी और ये है हमारा ए क्यू बी। तो लघु वाला भाग लघु चाप और दीर्घ वाला भाग जो है वो दीर्घ चाप कहलाएगा। उसके बाद है हमारा केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण कौन सा होगा, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण। यानी कि ये जो चाप हमने ली है, इस चाप के द्वारा इस केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ये मैंने थीटा लिया है, तो ये वाला जो कोण होगा इसको हम कहेंगे केंद्रीय कोण। तो किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण उसका केंद्रीय कोण कहलाता है। चाप ए पी बी का केंद्रीय कोण हमने मान लिया ए ओ बी जो है वो कितना है, थीटा है। तो लघु चाप के लिए केंद्रीय कोण हमेशा 180 डिग्री से कम होता है और दीर्घ चाप के लिए केंद्रीय कोण हमेशा 180 डिग्री से अधिक होता है। तो लघु चाप के लिए केंद्रीय कोण 180 डिग्री से कम और दीर्घ चाप के लिए केंद्रीय कोण का मान 180 डिग्री से अधिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये कोण जो है पूरा कितना है, 360 डिग्री का है। ये वाला जो कोण है हमारा 180 तब बनेगा अगर ये हमारी रेखा सीधी होगी, अगर ये अर्धवृत्त होगा। तो यहाँ पर जो लघु चाप है इसका कोण हमेशा 180 से कम होगा और दीर्घ चाप का कोण हमेशा 180 डिग्री से अधिक होगा। उसके बाद है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में क्या होगा, वृत्त का जो व्यास है वो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। आपको पता है, एक भाग ये, एक भाग ये, एक हो गया ए सी बी और दूसरा हो गया ए डी बी। ये क्या है, हमारे अर्धवृत्त हैं। तो वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, जिनमें से प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, एक अर्धवृत्त कहलाता है। तो यहाँ पर ए सी बी और ए डी बी जो है वो 2 अर्धवृत्त हैं। और अर्धवृत्त का जो केंद्रीय कोण होता है, यहाँ पर केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अर्धवृत्त का केंद्रीय कोण क्या है हमारा, 180 डिग्री। अब है हमारा वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त का चतुर्थांश क्या है कि किसी वृत्त का 1/4 भाग, जैसे अर्धवृत्त में आधा भाग था, ऐसे ही वृत्त चतुर्थांश में क्या होगा, उसका 1/4 भाग होगा। यानी कि 4 अगर बराबर भाग किए जाएं, किसी भी वृत्त के अगर हम 4 बराबर भाग करें तो प्रत्येक भाग जो है वो क्या कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा। तो एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका 1/4 भाग हो गया। किसी भी वृत्त का 1/4 भाग वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। यहाँ पर ए ओ बी जो है वो वृत्त का चतुर्थांश है और चतुर्थांश का जो कोण होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। क्योंकि सारे चतुर्थांश अगर हमारे बराबर हैं, टोटल हमारा 360 है, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो एक चतुर्थांश का जो कोण होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा।
उसके बाद है वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप कैसे करेंगे, क्या होता है वृत्त का परिमाप? आप देखिए, जब आप वर्ग का परिमाप निकालते हो, वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती है, तो आप 4 गुना भुजा करते हो। तो उसमें हमने क्या किया, चारों भुजाओं को प्लस कर लिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, मतलब एक पॉइंट से अगर हम स्टार्ट हो जाएं और दोबारा वापस उसी पॉइंट पर पहुँच जाएं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा परिमाप कहलाता है। ये वर्ग का है। और अगर हम आयत का देखें तो उसमें क्या होता है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, क्योंकि इसमें 2 लंबाइयाँ हैं और 2 चौड़ाइयाँ हैं। तो यहाँ से भी अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, पहले चौड़ाई आई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर लंबाई, तो 2 लंबाइयाँ और 2 चौड़ाइयाँ आई हैं। तो जो हमारा आयत का परिमाप होगा वो भी क्या होगा, जो हम ये 2 लंबाइयों की और 2 चौड़ाइयों को अगर प्लस कर दें तो वो हमारा आयत का परिमाप होगा। ऐसे ही अगर हम वृत्त के परिमाप की बात करें तो वृत्त हमारा ये है, अगर हम इसके एक बिंदु से स्टार्ट करें और वापस उसी बिंदु पर पहुंच जाएं, तो ये जो पूरी दूरी होगी ये क्या कहलाएगी, इसकी परिमाप कहलाएगा। और इसके परिमाप को हम इसकी परिधि बोलते हैं। तो एक वृत्त के अनुदिश एक चक्कर लगने में तय की गई दूरी, यानी कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से यहाँ तक चलने में जो दूरी तय की हुई है वो उसका परिमाप होता है, जिसे हम परिधि कहते हैं। किसी भी वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है, यानी कि अचर का मतलब है जो चेंज नहीं होता। तो इस अचर अनुपात को ग्रीक अक्षर पाई से डिनोट किया जाता है। पाई से हम इसको व्यक्त करते हैं। तो परिधि बटे व्यास जो है वो किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। तो परिधि हमारी किसके बराबर हो जाएगी, पाई गुना व्यास। ये व्यास इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और व्यास हमारा कितना होता है, 2 गुना त्रिज्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कर देंगे पाई गुना 2r। आर क्या है, हमारी वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की जो परिधि होगी उसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 2πr। तो अगर कोई वृत्त दिया हुआ है, उसका एक केंद्र है, तो वहाँ से उसकी हम त्रिज्या जो हैं अगर हमें पता है तो उस त्रिज्या से जो है हम वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। उसके बाद कुछ सूत्र और बता रही हूँ मैं आपको कि अगर हमें अर्धवृत्त की परिधि निकालनी हो तो अर्धवृत्त की परिधि हम कैसे निकालेंगे। ये हमारा अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त को अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये आधा वृत्त आ गया और उसके बाद ये व्यास आ गया। तो इसलिए हमने क्या किया, अर्धवृत्त की परिधि के लिए क्या किया, 2πr/2, क्योंकि पूरी परिधि हमारी होती है 2πr। तो आधी करने के लिए हमने क्या कर दिया, 2πr/2, इसका आधा कर दिया प्लस व्यास। क्योंकि अब अगर ये वाला पार्ट नहीं है लेकिन ये वाला पार्ट हमारा है, इस बिंदु से स्टार्ट होकर यहीं तक पहुँचने हमें व्यास से भी जाना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होगी, 2πr/2 प्लस व्यास। तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया हमारे पास πr और व्यास होता है हमारा 2 गुना त्रिज्या, क्योंकि एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, दूसरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। तो πr + 2r। ऐसे ही हम चतुर्थांश की परिधि भी निकाल सकते हैं। चतुर्थांश की परिधि क्या होती है, अब ये इसका चौथा भाग है पूरी परिधि का। ये वाला जो भाग है ये इसका 1/4 पार्ट है, यानी कि 1/4 भाग है। तो हमने क्या किया, 2πr/4 प्लस फिर कौन सी त्रिज्या, OA और OB, क्योंकि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये प्लस ये सारी जो होगी वो इस चतुर्थांश की परिधि होगी। B से स्टार्ट करेंगे और B पर ही वापस पहुँचेंगे तो ये पूरी इसकी परिधि कहलाएगी। तो चतुर्थांश की परिधि हो जाएगी 2πr/4 प्लस त्रिज्या OA प्लस त्रिज्या OB। तो यहाँ पर 2πr/4, 2 से हमने 4 को काटा, प्लस त्रिज्या OA क्या है, ये भी r है, OB क्या है, ये भी r है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास πr/2 प्लस 2r। अब हम करेंगे इसके क्षेत्रफल की बात। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा πr²।
तो अगर वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। और चतुर्थांश का निकालने के लिए, क्योंकि चतुर्थांश जो है वो इसका चौथा भाग होता है पूरे वृत्त का, तो हम क्या करेंगे, बटे 4। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर बटे 4। इसके बाद है हमारा वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल जो है वो हम कैसे निकालेंगे, वलय यानी कि रिंग। ये देखिए, जैसे ये रिंग है हमारी, तो इसकी एक बाहरी त्रिज्या है और एक इसकी आंतरिक त्रिज्या है, क्योंकि ये जितना ये मोटा है उतना इनकी त्रिज्याओं में फ़र्क है। तो ये जो इसकी अंदर वाली यहाँ से हम त्रिज्या लेंगे और जो बाहर वाली त्रिज्या लेंगे, उन दोनों से हम दो क्षेत्रफल निकालेंगे और उनको माइनस करेंगे। बाहरी त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालेंगे, आंतरिक त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे ये वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको हम कहते हैं वलय। वलय यानी कि कोई भी रिंग जो बीच में से खाली है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा खाली है। तो ओ ए जो है वो मैंने आर ले ली और ओ बी जो त्रिज्या है वो मैंने कैपिटल आर ले ली, और ओ क्या है, इनका केंद्र है। तो ओ ए हमारा आर है, ओ बी हमारा कैपिटल आर है। तो वलय यानी कि वृत्ताकार जो भाग है हमारा, ये वाला पार्ट है जो हमारा, इसका अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और छोटे वृत्त का क्षेत्र हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो हम इसको खोल भी सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहीं पर भी यूज़ कर सकते हो इसको, और इस फॉर्मूले में भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अब क्या किया, पाई यहाँ से कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ आएगा हमारा माइनस, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस है, हम माइनस कर रहे हैं। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ से हम इसको तोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर। आप जो वलय यानी कि रिंग का क्षेत्रफल है वो ऐसे भी निकाल सकते हो, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। ये इसी के जो है सॉल्व किए हुए भाग हैं। तो ये है आज आपकी इंट्रोडक्शन। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1।